आज एक टॉपिक मैं मित्रों का वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और लोग बेहाल हैं भीषण तपन से। जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का बढ़ जाता है तो उससे सारी चीजें गर्म हो जाती हैं। इवन हमारे घर भी गर्म हो जाते हैं, दीवारें गर्म हो जाती हैं और बाहर तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में हम लोग रहते हैं। जिन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है काम से, काफी देर तक काम करना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उन्हें धूप में रहना पड़ता है। तो वो धूप को झेल सकते हैं, कब तक झेल सकते हैं और कब वो टॉलरेंस लिमिट पार कर जाता है, इस चीज को हमें जानना जरूरी है। कौन से लोग हैं जो कि धूप को झेल सकते हैं ज्यादा और कौन है जो कि धूप को बिल्कुल नहीं झेल पाते। तो अब अगर हम घर में भी रहते हैं तो एक तो दीवार की गर्मी के कारण जो टेम्परेचर हीट पैदा होता है वो हमारा शरीर जो है वो रेडिएशन के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। इसके अतिरिक्त अगर कमरे में ह्यूमिडिटी है तो वो एब्जॉर्ब हीट और ज्यादा बढ़ा देता है। इसका कारण है क्योंकि हमारे शरीर का जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि सामान्यतः हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा शरीर जो है बिना किसी असर डाले टेम्परेचर शरीर के बढ़ने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन ये अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी शरीर का टेम्परेचर चला जाता है तो भी हमारा शरीर झेलने के लिए पर्याप्त है और उसमें बहुत ज्यादा हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा जो है अगर गर्मी के डायरेक्ट एक्सपोजर में है तो हीट रैशेस डेवलप कर जाता है स्किन पे, प्रिकली हीट जिसको कहते हैं, और स्किन में जो है बहुत इचिंग होगा और इरिटेशन होगा। दूसरा है कि क्रैम्प्स होने लगता है शरीर में और इस तरीके से ये हीट इलनेसेस हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ये माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट इलनेस है, स्किन रैश एंड हीट क्रैम्प्स। लेकिन जो ही हमारे शरीर का तापमान 106 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, बस समझ लीजिए कि हमारे शरीर में उसको भी झेलने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बने हुए हैं और ये जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस में थर्मो रिसेप्टर होता है जो कि शरीर की गर्मी के रक्त के द्वारा एहसास करके बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं। और वो चेंजेस है कि इंसान जो है खुद ब खुद जो है ठंडे की तलाश में ठंड जगह पे चला जाता है ताकि बाहरी कोल्ड के कारण जो है उसका शरीर से कुछ रेडिएट करता है हीट और ठंडे स्थान पर जाता है, उसको कुछ आराम मिलता है। इसके साथ में बॉडी में कुछ मैकेनिज्म है जो कि स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से ब्लड का जो हीट है वो इन्वायरमेंट में रेडिएट करता है। फिर है स्वेट ग्लैंड, पसीना होता है। पसीना जब तक होता है वो पसीना इवेपोरेट करता है बाय एयर। अगर थोड़ी सी हवा मिल जाती है तो इवेपोरेट करके हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करता है। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये शरीर में ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करते हैं। लेकिन 106 डिग्री के बाद शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है और उस हालात में हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। जो इवेपोरेट करके जो हीट का लॉस होता था शरीर से तो वो नहीं हो पाता है। नतीजा हमें हीट का असर जो है वो दिखाई देने लगता है। इनिशियली जो है स्किन रैश बताया हमने और मसल क्रैम्प, लेकिन 106 डिग्री के बाद बढ़ने के बाद हमें हीट एग्जॉशन स्टार्ट हो जाता है। गर्मी के कारण हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें उल्टी का टेंडेंसी होने लगता है, वीकनेस महसूस होने लगता है और कई तरह की परेशानियां फील होने लगती हैं हमें। और शरीर में अगर ये माइल्ड फॉर्म में है तो उसमें खाली वाटर का लॉस होता है, उसमें सोडियम का लॉस कम होता है, उसमें भी हम पानी पी के उस लॉस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही थोड़ा सीरियस हो जाता है तो इसमें वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का भी लॉस होता है। अब सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट के लॉस होने से हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो होगा, कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएगा, ब्लड गिडनेस महसूस होगा
तमाम तरह के लक्षण जो कि आपको इमीडिएट जो है, अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो, क्योंकि नोजिया का टेंडेंसी होगा तो अगर पानी पिएंगे तो उल्टी होने का संभावना रहेगा, तो भी पिएंगे, अगर उल्टी ना हो तो वो आपका काम कर जाएगा। अन्यथा इसमें डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन का आईवी ट्रांसफ्यूजन जो है वो मस्ट है, और ये आईवी ट्रांसफ्यूजन लगा देने से ये जो थोड़ा सा सीवियर फॉर्म है वो 100% रिकवरी होता है। अगर इसमें टाइमली आईवी डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन नहीं लगाया गया तो चूंकि हमारा स्वेटिंग मैकेनिज्म फेल कर गया है, बॉडी को डिसिपेट हीट होने का कोई उपाय नहीं है, और हॉट के साथ साथ अगर ह्यूमिड भी इन्वायरमेंट है तो हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है जो कि हीट स्ट्रोक का निमंत्रण होता है, मतलब हीट स्ट्रोक में आ जाता है। ये सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस है, ये ज्यादा गंभीर है और इसको हमको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम तुरंत इसका इलाज करेंगे तो इसका भी रिकवरी रेट 90% है, लेकिन अगर इसमें इलाज में देरी की जाए तो ये बहुत खराब स्थिति पैदा कर सकती है। यदि जो सामान्य लोग हैं उसमें ट्रीटमेंट करने से तो इसका भी रिकवरी रेट 80%, लेकिन जो कुछ मरीज हैं जो पुराने मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनमें हार्ट का डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, किडनी का डिजीज है, या फिर जो डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, ऐसे लोगों में ये ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। जैसे कि पता है कि डायबिटिक पेशेंट में शुगर का लॉस यूं ही होता रहता है, जिसके कारण कि शरीर से सोडियम का लॉस होता है, और उसको अगर काफी हीट इलनेस हो जाए, गर्मी जो है इसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है लू के कारण, तो उस टेम्परेचर की वजह से उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप करने लगता है, क्योंकि उसका जो पसीना निकलकर जो हीट को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो खत्म हो गया। उसमें जो स्किन के थ्रू जो हीट डिसिपेट होता है वो खत्म हो गया, तो ये जो है ये सीरियस हो जाता है, और ऐसे केसेस में इनमें मोर्टेलिटी 80% है, जो ये डिफरेंट मेडिकल डिजीजेस हमने बताया। अदरवाइज अगर इसका भी टाइमली इंटरवेंशन अगर कर दिया जाए तो 80% रिकवरी है जो सामान्य लोग हैं। तो इस प्रकार से ये टाइम इज वेरी, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शरीर का टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। 106 डिग्री के ऊपर होने पर आप इमीडिएट अलर्ट हो जाना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि हम क्या करना चाहिए, हमें एक तो बाहर निकलने के पहले हमें लूज कपड़ा पहने, टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहनना चाहिए गर्मी के दिन में। अपने आप को हाइड्रेट करके बाहर निकले, पूरी तरह से जो है वाटर और सॉल्ट पानी पीकर घर से बाहर निकले, ताकि अगर पसीना आए तो उसको आप ज्यादा झेल सकें। अब देखिए इसमें कौन से लोग हैं जिनको कि ये हीट इलनेस ज्यादा वो एडजस्ट कर सकते हैं, उनमें प्रभाव कम पड़ता है। जैसे कि काम करने वाले खेत में मैनुअल वर्कर्स हैं, या जो इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, या जो मकान निर्माण में काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या जो भी आउटसाइड एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट एक्सपोज टू सनलाइट हैं, इन सारे लोगों में झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। इनमें अगर 4 लीटर से 5 लीटर भी पानी निकल जाए पसीने से तो सॉल्ट का लॉस मात्र 5 मिली इक्विवेलेंट पर आवर पर डे होता है। यही अगर जो एक्लिमेटाइज्ड पर्सन नहीं है, जिनको कि धूप में काम करने की आदत नहीं है, या थोड़े से जो मेडिकल कंडीशन से सफर करते हैं, उन लोगों में 1-2 लीटर पसीना ही निकलेगा तो उसी में सोडियम का लॉस 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है पर डे, पर आवर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई गुना अधिक सोडियम का लॉस होता है जो अनएक्लिमेटाइज्ड पर्सन है, जो कि जिनको कि धूप सहने की आदत नहीं है। अब सोडियम का जब इतना अधिक लॉस होगा तो क्या होगा? एक तो वाटर का लॉस होने से वाटर की कमी को हम क्लियर वाटर ड्रिंक करने से उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम सादा पानी पीते जाए और एक तरफ पसीना निकलते जाए तो पसीने के साथ सोडियम निकल रहा है और सादा पानी के साथ सिर्फ हम क्लियर वाटर पी रहे हैं, तो हमारे शरीर का जो ब्लड का टोन है, टोनिसिटी, ऑस्मोलैरिटी वो कम हो जाता है। उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम की कमी अगर हो जाएगी
तो रक्त पतला हो जाएगा, और जब हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये जैसे हमारा ब्रेन है और ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाइपोनेट्री में सोडियम कंसंट्रेशन घट गया क्योंकि वाटर ज्यादा आ गया, यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस हालत में ये पानी जो है यहाँ चला जाएगा, जिसके कारण कि ब्रेन में एडीमा हो जाएगा, ब्रेन के सेल्स सूजन हो जाएगा और सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा, चक्कर आएगा, हेडेक होगा, धीरे धीरे बेहोशी होने लगेगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे और ऐसा लगेगा कि मरीज बेहोशी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, अगर जैसे कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो गया, वाटर लॉस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये सोडियम बढ़ गया, बाहर टेम्परेचर में सोडियम बढ़ गया सर्कुलेशन में, तो यहां पर सोडियम बढ़ गया बाहर में और अंदर में सोडियम इस बार घट गया। तो जब बाहर सोडियम बढ़ गया, अंदर सोडियम घट गया, इसका मतलब यहाँ का हाइपोटोनिया होगा, इसका टोन कम हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, ये फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो ब्रेन का क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब ब्रेन का जो सेल्स है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये अपने आप में जो है ये एक दूसरी उससे भी सीरियस कंडीशन है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए हमको जो है बचना होगा कि अगर हमारा सिर्फ वाटर लॉस के साथ साथ सोडियम लॉस भी होता है तो हम वाटर और सोडियम दोनों को मेंटेन करें। सिर्फ पानी पी के हम शरीर के ब्लड का जो है सोडियम को घटा न दें, या फिर अगर सोडियम अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पसीने के निकलने से सोडियम भी लॉस हो गया है, तो सोडियम लॉस हो गया है तो अब सोडियम की रिकवरी भी हम बहुत फास्ट नहीं कर सकते हैं, उसको भी एक नपे तुले ढंग से रिकवरी करते हैं। ये हुआ सोडियम का मेन इंपॉर्टेंस। हीट एग्जॉशन के स्टेज में हमको इमीडिएट हॉस्पिटल भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम हीट के कारण जो है और भी बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम घट जाता है, फॉस्फेट लेवल जो है वो बढ़ जाता है, पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, ये सब जो है मसल पर डैमेज के कारण होता है। वो मायोग्लोबिनूरिया होता है, मसल में जो डैमेज होता है जिसके कारण कि हमने बताया था क्रैम्प्स होता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और क्योंकि ये पेशेंट बेहोशी में जाने लगते हैं तो इसलिए उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना जरूरी है, कि एस्पिरेट कर सकता है। तो ट्रांसपोर्ट करते समय हम देखेंगे कहीं उसमें एयरवे, ब्रीदिंग ये सब ठीक चल रहा हो और बीपी भी उसका मेंटेन हो। और ऐसे स्टेज में हमें जो है अपने बचाव के लिए ये सब बेसिक जानकारी रखनी होगी। धन्यवाद।